अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और कायम अली शाह के बाद आज आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स केस में नैब इस्लामाबाद के सामने पेश हुई और उन्हें आज नैब हुकाम की तरफ से कई सवालात का सामना करना पड़ा और बहुत से अहम सवालात पूछे गए। हमारे ज़राए के मुताबिक ज़्यादा सवालात हामिद समू और अब्बास जरदारी के मुताल्लिक थे। अहम बात यह है कि हामिद समू वो शख्स है जिससे मुताल्लिक सबसे पहले हमने ये पता लगाया था कि वो फरियाल तालपुर के ड्राइवर हैं और उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाकर 65 करोड़ रुपए मालियत की बैरून मुल्क जायदादें जाहिर की थी। जबकि अब्बास जरदारी के हवाले से भी हमने अहम मालूमात आपके सामने रखी थी। ज़राए के मुताबिक आज फरियाल तालपुर ने हामिद समू को नैब के सवाल पर अपना मुलाजिम तस्लीम कर लिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनका हामिद समू से कोई तिजारती ताल्लुक नहीं रहा, वो सिर्फ एक मुलाजिम थे। अब बड़ी अहम बात है कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ मुलाजिम है, एमनेस्टी स्कीम लेना, करोड़ों रुपए की जायदाद डिक्लेयर करना, ये कैसे हुआ? ज़राए का ये दावा है कि आज नैब के सामने फरियाल तालपुर ने अब्बास जरदारी से अपना ताल्लुक तस्लीम किया है, लेकिन तिजारती ताल्लुक की तरदीद की है। हामिद समू और अब्बास जरदारी दो अहम किरदार हैं। तहकीकाती इदारे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों अफराद के हवाले से अहम तहकीकात कर चुके हैं। जब हम बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक तहकीकात कर रहे थे तो हामिद समू से मुतालिक हमारे पास हैरान कुन तफसीलात आई थी जो हमने आपके सामने रखी थी। हमारी तहकीकात के मुताबिक हामिद समू के नाम पर दुबई के नुमाया इलाकों में जायदादें हैं और हामिद समू ने इन जायदादों की मालियत FBI को 65 करोड़ रुपए बताई है। अहम बात यह है कि हामिद समू ने यह जायदादें 27 जून 2018 को साबिका हुकूमत की आखिरी एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाते हुए FBI के सामने जाहिर कर दी हैं। अब यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, हामिद समू के शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पता है मकान नंबर D75 ब्लॉक 5 कहकशां क्लिफ्टन कराची। FIA ने भी उन्हें इसी पते पर नोटिस भेजा है। हैरान कुन तौर पर यही पता पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का है। फरियाल तालपुर के FBI में जमा होने वाले टैक्स गोशवारों में जो पता दर्ज है वो है D75 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन कराची और फरियाल तालपुर ने कागजात नामजदगी में भी इसी बंगले को अपनी जायदाद बताया है। जबकि ज़राए का दावा है कि आज फरियाल तालपुर से अब्बास जरदारी से मुतालिक भी पूछा गया, जिसमें उन्होंने अब्बास जरदारी से ताल्लुक को तस्लीम किया, लेकिन तिजारती ताल्लुक की तरदीद की। लेकिन जब हमने तहकीकात की थी तो अब्बास जरदारी से मुतालिक क्या मामला सामने आए थे आपको दिखाते हैं। एक और नाम गुलाम अब्बास जरदारी का भी सामने आया है। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक गुलाम अब्बास की दुबई में 2 जायदादें हैं। उनमें से एक पाम जुमेरा में फ्लैट है जिसकी मालियत 22,50,000 दिरहम है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में उसकी मालियत तकरीबन 7 करोड़ 65 लाख रुपए है। अब हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक ये जायदाद 2013 में खरीदी गई। फिर इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी 30 नवंबर 2014 को फरियाल तालपुर साहिबा को दे दिया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी के मुताबिक फरियाल तालपुर इस जायदाद से मुतालिक बातचीत कर सकती हैं, एग्रीमेंट कर सकती हैं, किसी को भी किराए पर दे सकती हैं, बेच सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब हमारी तहकीकात में बाकायदा एक पावर ऑफ अटॉर्नी का मामला आया था जो दस्तावेजात हमने आपके सामने रखी थी। उसमें देखा जा सकता था कि अब्बास जरदारी नामी शख्स ने अपनी जायदाद की, अपनी दुबई की जायदादों के लिए जिस शख्सियत को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था वो फरियाल तालपुर थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के ज़राए ने इस बात की तरदीद की। आज भी ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर ने अब्बास जरदारी से तिजारती ताल्लुक की तरदीद की, मगर हामिद समू को अपना मुलाजिम माना। अब हामिद समू ने एमनेस्टी स्कीम करोड़ों रुपए की ली है। एक मुलाजिम ने कैसे करोड़ों रुपए की स्कीम ले ली? जाहिद गिशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या आज आपके ज़राए बताते हैं फरियाल तालपुर साहिबा से सवाल जवाब हुए? बिल्कुल शाज़ेब, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज फरियाल तालपुर ने नैब ज़राए ने हमें बताया है कि हामिद समू का बताया है कि वो उसके मुलाजिम रहे हैं, लेकिन उसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप उसकी नहीं रही। 4 साल पहले वो उसको छोड़ गए थे। जबकि आज नैब की तहकीकाती टीम ने उसको सरे फहरिस्त रखा है। जरदारी ग्रुप और पार्क लेन के ख़िलाफ़ जो जाली अकाउंट केस में तहकीकात हो रही हैं, इसी से जुड़ी हुई, उसको सरे फहरिस्त कर दिया है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी का नाम है और कुल मिला के बिलावल का भी तीसरे नंबर पर नाम है। कुल मिला के 17 के करीब मुल्ज़मान हैं जो कि इनके साथ मुबैना तौर पर जुड़े हुए हैं जाली अकाउंट्स केस में, इन दोनों ग्रुप्स में। और ये भी बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि 4 मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं, 30 सवालात पूछे गए हैं जो फ़ाइल किए जा सकते हैं फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़।
उसको सरे फहरिस्त इसलिए शाहजेब रखा गया है। ज़राए का ये कहना है कि नंबर 1 ये है कि उसकी पार्टनरशिप है जरदारी ग्रुप में, वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, तमाम तर कारोबार को वही देखती हैं। और जरदारी ग्रुप का उपल 225 के साथ एक पार्टनरशिप है, उस पर भी उससे सवाल किया गया है कि पैसा वहाँ पर कैसे आता रहा, ये किस नोयत की पार्टनरशिप थी बहरिया टाउन के साथ। और साथ ही दूसरे नंबर पर उनसे ये भी पूछा गया है कि कराची का जो उनका घर है वहाँ पर फेक अकाउंट से पैसे पे होते रहे जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तीसरा उससे सवाल ये पूछा गया था अब्बास जरदारी का कि आपको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है जो उसकी बाहर की जायदादें हैं, आपकी क्या उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि उनसे एक फैमिली का जैसा ताल्लुक़ है, बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो लेकिन उसकी मालूमात में ये नहीं है। और साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि इंटरनल जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पर मुख्तलिफ जायदादों पे कब्ज़े किए गए हैं ज़मीनों पर और वो आपके नाम पर हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। साथ ही उससे ये पूछा गया था कि सिंध बैंक में आपने 4 आला तरीन अफसर को अपनी सिफारिश पे भर्ती करवाया था जिसमें नेशनल बैंक के उस वक्त अली रज़ा भी थे। उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी उसके सामने रखा गया जिससे उसके बाद 2 अरब रुपए के कर्ज़े सिंध बैंक, नेशनल बैंक और समिट बैंक से लिए गए थे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, बिलखसूस ओमनी ग्रुप की तरफ से। और फिर ये पैसा ओमनी ग्रुप से होता हुआ जरदारी ग्रुप में आया, वहाँ से निकल के फरियाल तालपुर के ज़ाती अकाउंट में 23 करोड़ रुपए आए, ये भी उनसे पूछा गया था। और साथ ही नैब की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है तमाम तर मटेरियल उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ महकमों से ले लिया है। तमाम जो एलिगेशन JIT ने लगाए थे इन जरदारी ग्रुप के हवाले से या पार्क लेन के हवाले से फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़, उसी पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने तमाम उसको इन्वेस्टिगेट किया है और कंबाइन कर दिया है, यही सवालात पूछे हैं, साथ ही एक सवालनामा भी दिया है। पीपल्स ने राब्ता किया, क्या मौक़िफ़ क्या है उनका अब जबकि ये बात मान ली गई है? ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है शाहजेब कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 जो आला तरीन रहनुमा हैं, जिस तरह सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं या फिर मुर्तज़ा वहाब हैं, सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर हैं, फरियाल तालपुर साहबा ख़ुद हूँ या फिर सईद गनी साहब हैं, उनसे हमेशा मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जियो TV के प्लेटफॉर्म से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि दूसरे ज़राए से जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही होती हैं क्रेडिबल सोर्सेज से, और उसको पूरी अथॉरिटी के साथ हम बता सकते हैं। उनका मौक़िफ़ हमेशा यही आता है, बल्कि मैं उनके वकील से भी बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे मिलता भी हूँ सम टाइम फ़ारूक एच नाइक से। उनका मौक़िफ़ हमेशा यही होता है कि जो हम अदालतों में बता रहे हैं चीज़ें, हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये जाली अकाउंट्स एक जाली प्रोपागंडा है उनकी टॉप लीडरशिप के ख़िलाफ़, इसलिए वो जो अदालतों में जवाब दे रहे हैं उसको ही हमारा मौक़िफ़ समझा जाए कि ये सारे गलत और प्रोपागंडा। इस हवाले से थे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है क्योंकि मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मगर मईशत में गैर यकीनी की कैफियत की जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद हुकूमत है। मगर हुकूमत में क्या सारी की सारी जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर ख़जाना असद उमर पर डाली जा सकती है या फिर उन पर डाली जा रही है, जबकि जिम्मेदारी असद उमर से ऊपर भी है? क्योंकि तनकीद हो रही है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी जब वो हुकूमत में आए, बग़ैर तैयारी के आ गए। मगर फिर ये तनकीद हो रही है कि हुकूमत जो मुख्तलिफ ऐलानात करती है वो बग़ैर तैयारी के कर देती है। ऐलान कर दिया जाता है, कोई भी फ़ैसला करने से पहले बहस होनी चाहिए, बहस होती नहीं है, ऐलान पहले कर देते हैं, बाद में बहस होती है, मार्केट में और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो इन्वेस्टर का बिल्ड नहीं हो रहा। सरमायाकार परेशान है, मार्केट में बेचैनी है। गुज़िश्ता 7 माह से ऐसा ही हो रहा है। अब एमनेस्टी स्कीम के मामले में भी यही हो रहा है। पहले वजीर ख़जाना असद उमर ने 2 अप्रैल को एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान किया और ये भी कहा
कि एमनेस्टी स्कीम हो सकता है बजट से पहले आ जाए। और मगर अब जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि काबीना में बहस हो रही है, तो काबीना में बहस पहले क्यों नहीं हो गई, परसों हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगले दिन भी होगी, फिर हुई, आज फिर मामलात नहीं फाइनल हो पाए और इस बात को मौखर कर दिया गया। असद उमर साहब ने क्या कहा था? ये पाकिस्तान की जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, और लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है, वरना उसके अलावा जो है हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी ये बजट से पहले आ सकती है। बजट से पहले आ सकती है। फिर इसके अलावा 8 अप्रैल को उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम के हवाले से तकरीबन फैसला हो गया है। तकरीबन फैसला हो ही गया है कि जी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम हमने एक लेके आनी है, क्योंकि तमाम पाकिस्तान में लोग हमें यही सुबह से लेकर शाम तक ये बताते हैं कि यार लोगों को अब समझ में आ गई है कि नए तरीके से काम करना पड़ेगा, लेकिन देखें ना पहले तो 70 साल पाकिस्तान ऐसे नहीं चलता था। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तकरीबन फैसला हो गया है, मगर अब काबीना इस पर बहस कर रही है, यानी बहस से पहले ऐलान कर दिया। एमनेस्टी स्कीम पर कल काबीना इजलास में बहस हुई, एतराज़ात सामने आए, उसके बाद आज फिर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, मगर कोई फैसला नहीं हो सका। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि काबीना ने मुजव्वज़ा एमनेस्टी स्कीम के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया, उस पर तफसील से बहस हुई और यह फैसला किया गया कि एमनेस्टी स्कीम के कुछ पहलुओं को मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। अब इस पर फैसला आइंदा काबीना के इजलास में किया जाएगा। अब ये मामला आइंदा काबीना इजलास तक मुलतवी कर दिया गया और आइंदा इजलास कब होगा, ये सवाल यही है कि काबीना में बहस के बाद क्यों ऐलान नहीं किया गया। वफाकी काबीना के आज होने वाले खुसूसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम पर वफाकी काबीना में एतराज़ात बरकरार हैं। कुछ अराकीन ने तजवीज़ दी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कौम से खिताब करना चाहिए और ये कहा गया कि वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लें। ज़राए के मुताबिक काबीना अराकीन ने कहा कि मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। काबीना अराकीन ने FBR की कार्रवाइयों पर एतराज़ किया और कहा कि FBR की कार्रवाइयों से मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसलिए मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया कि FBR में इस्लाहात के बगैर टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा सकता। कुछ अराकीन ने तजवीज़ दी कि एमनेस्टी स्कीम की बजाय टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करें। बहस के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना अराकीन को मज़ीद तजावीज़ देने की हिदायत की और कहा कि आइंदा काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी पर हतमी फैसला किया जाएगा। एक तो माजी में एमनेस्टी स्कीम के खुद खिलाफ रही है हुकूमत, वज़ीर ख़ज़ाना खिलाफ रहे हैं, अब हुकूमत में आ गए हैं तो ऐलान कर देते हैं, फिर काबीना में बहस होती है, फिर फैसला नहीं हो पाता। 2 दिन से काबीना एमनेस्टी स्कीम पर बहस कर रही है। वफाकी काबीना के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में भी कुछ काबीना अराकीन ने एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ किया था। डोर अखबार में आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक काबीना के कुछ अराकीन ने एमनेस्टी स्कीम के तहत मुजव्वज़ा 15% शरह टैक्स पर एतराज़ किया, तो कुछ अराकीन ने इसकी अफादियत पर सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने पूछा कि इस मुजव्वज़ा टैक्स स्कीम और गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीम में क्या फ़र्क है। वफाकी वज़ीर फैसल बाउडा ने शरह टैक्स 15% होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि इसमें कमी लाई जाए। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि स्कीम लाने से पहले FBR और पाकिस्तान कस्टम में इस्लाहात लाई जाएँ। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि इस स्कीम से ना तो हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुँचेगा ना ही अवाम को, क्योंकि इससे पहले इस तरह की तमाम स्कीमें बेकार साबित हुई हैं। ये एतराज़ात गुज़िश्ता रोज़ सामने आए, गैर मुतल्लिका वज़रा की तरफ से भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं और ये एतराज़ात बहुत ज़्यादा एमनेस्टी स्कीम पर किए जा रहे हैं। फिर आज इजलास हुआ मगर एतराज़ात बरकरार रहे। अब आइंदा काबीना इजलास में फ़ैसला होने का इम्कान है। इख्तिलाफ़ राय सामने आ रहा है, इख्तिलाफ़ राय हो अच्छी बात है, मगर बहुत सारे ऐसे मामलात अब मईशत के हवाले से जमा हो गए हैं कि पहले ऐलान कर दिया जाता है, बाद में या तो बहस होती है या इख्तिलाफ़ राय हुकूमत के अंदर पाया जाता है और फैसले को रिवर्स कर दिया जाता है। मार्केटें गैर यकीनी की कैफियत का शिकार हो जाती हैं। अब फिर एक दफ़ा यही हुआ है। अब एमनेस्टी की तफसीलात क्या होंगी, इस पर सवालात उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इससे पहले एक तवील फहरिस्त है जिसमें फैसले में ताख़ीर की वजह से गैर यकीनी की कैफियत हुई। IMF के पास जाने के मामले पर भी कन्फ्यूजन सामने आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैर यकीनी रही। इंतखाबात में कामयाबी के सिर्फ 3 दिन बाद, और ये बड़ी बात वाज़ेह हो कि ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने 3 दिन बाद यानी 28 जुलाई को उन्होंने ऐलान किया था कि IMF के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी असद उमर ये सोच रखते थे कि IMF के पास जाना है, ऐलान कर दिया, मगर फिर बहस शुरू हो गई। यानी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तो IMF के पास जाने के हवाले से क्लियर थे, तो फिर मामलात आगे बढ़ने से कैसे रुके।
किसने रोके? क्या सारी जिम्मेदारी असद उमर पर डाली जा सकती है? फिर असद उमर ने कुछ अरसे बाद कहा कि फौरी तौर पर IMF के पास जाने का कोई इरादा नहीं है। इस दौरान वजीर खजाना असद उमर को यह तजावीज़ दी गई कि IMF के पास ना जाया जाए, दोस्त ममालिक से पैसे लिए जाएं। इस हवाले से कोशिशें भी की गई। ये बयान सामने आए कि अभी IMF के पास जाने का कोई प्लान नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने अक्टूबर में सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि हो सकता है कि IMF के पास जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। फिर इस तरह के बयानात आते रहे, गैर यकीनी की कैफियत पैदा होती रही, मार्केट में बेचैनी रही, नुकसान मईशत का हुआ, अब भी वही हो रहा है, जिसके ऐलान खुद वजीर ख़जाना ने शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में IMF के साथ मुआहदे के करीब पाकिस्तान पहुँच गया। अगर शुरू में ही इस हवाले से कोई फ़ैसला कर लिया जाता और इसी फैसले की मुकम्मल हिमायत की जाती तो वो मुआशी इस्तेहकाम, जिसकी तवक्को अब खुद हुकूमत कह रही है कि 1.5 साल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, 2021 में आएगा, वो 2020 में आ जाता। 1 साल का 7-8 महीने इस फैसला साजी में डिले की वजह से, पहले अनाउंस कर देना फिर कुछ और बात करने की वजह से मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है वो डिले हुआ है। एक लंबा फ़र्क आया है जिससे सैकड़ों अरबों रुपये का नुकसान मईशत को होगा। फैसलों में ताख़ीर की गई। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आगाज़ में रुपये की कीमत में अचानक कमी के मामले पर फिर गैर यकीनी आई। रुपये की कीमत में अचानक कमी हुई। गवर्नर स्टेट बैंक का बयान सामने आया कि वज़ीर ख़जाना को रुपये की कदर कम करने से पहले बता दिया था। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि रुपये की कीमत में आहिस्ता आहिस्ता कमी लाई जाएगी। बाद में वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म को इस हवाले से आगाह किया गया था। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें डॉलर की कीमत में इजाफे का मीडिया देखकर पता चला, टीवी देखकर पता चला। उन्होंने स्टेट बैंक को हिदायत कर दी है उनके मुताबिक कि वो उन्हें बताए बगैर रुपये की कदर से मुतालिक फैसला ना करें। ये मैं मानता हूं कि इस वक्त इसकी वजह से एक फजा हो जाती है कि जी अनसर्टेनिटी है। ये कह रहे हैं आप स्टेट बैंक ने गिराया डॉलर? जी स्टेट बैंक ऑटोनमस है ना। अच्छा। मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफ़ा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज़ के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। वज़ीर ख़जाना ने कुछ कहा, वज़ीर आज़म ने कुछ कहा, फिर गैर यकीनी फैली कि किसकी बात का भरोसा किया जाए। उसके बाद भी रुपये की कदर में कमी आई। इन बयानों से तासुर आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ला इल्म है, उन्हें एतमाद भी नहीं लिया जा रहा, या फिर फैसलों का सारा मलबा वज़ीर ख़जाना पर डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म लाइल्मी का सिर्फ इजहार कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर भी गैर यकीनी की कैफियत सामने आई, जिसकी वजह से मार्केट्स में बेचैनी रही। इसका नतीजा मईशत को नुकसान की सूरत में उठाना पड़ा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी के मामले पर कई बार मौक़िफ़ बदला। नून लीग ने नॉन फाइलर्स पर गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद की ताकि टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफा हो। जो टैक्स नहीं देते वो जब ये चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे तो वो टैक्स देने पर मजबूर होंगे, फाइल करने पर भी मजबूर होंगे। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद ये पाबंदी ख़त्म कर दी, फिर पाबंदी लगाई, फिर हटाई। कन्फ्यूजन, बार बार फैसलों में तब्दीली, मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल। बात यहाँ तक रुकी नहीं। इसी तकरीर के बाद सिर्फ 1300 सीसी गाड़ियाँ ही नहीं, सबको इजाज़त दे दी गई। यानी तकरीर में कुछ कहा, फाइनल डॉक्यूमेंट में कोई और बात आई, बार बार फैसला बदला गया। सिर्फ यही नहीं, फैसले ताख़ीर का भी शिकार हुए, ऐलान कर दिया जाता है, फिर बहस होती है, फिर फैसला बदल दिया जाता है, इसलिए फैसलों में ताख़ीर होती है। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी वज़ीर ख़जाना पर बराह रास्त तनकीद तो नहीं की, अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि फैसलों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। यह तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 7 माह की परफॉर्मेंस, जिससे बार बार गैर यकीनी की सूरत हाल फैली है। मगर अगर वज़ीर ख़जाना कुछ कहते हैं, फिर उस फैसले को रिवर्स करते हैं, पहले कोई बयान देते हैं, फिर बयान बदलते हैं, तो सारी जिम्मेदारी क्या वज़ीर ख़जाना पर डाली जा सकती है या फिर वज़ीर ख़जाना पर नहीं डाली जा सकती। इस नोयत के फ़ैसलों में वो पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, बाद में दबाव कहीं और से आता है। ज़रा तफसील से बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, मामलात को समझते हैं कि ज़िम्मेदारी आखिर इस सब की किस पर आयद होती है। ना तजर्बाकारी है, तैयारी नहीं थी, या मामला कुछ और है। एक ब्रेक के बाद साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब, जो हमने मामलात रखे हैं आवाम के सामने, इतनी गैर यकीनी, कभी एक फ़ैसला अनाउंस कर देते हैं, फिर बहस एमनेस्टी पर हो रही है, बार बार फैसले करके रिवर्स करना, तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की या मुआशी टीम की, या फिर ना तजर्बाकारी की वजह से बार बार ये कर रहे हैं, या फैसला फाइनेंस मिनिस्टर खुद नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बाद में रिवर्स कराने पड़ जाते हैं। क्या एग्जैक्टली इस वक्त आप वजह समझते हैं कि ये सब हो रहा है? मेरे ख्याल में ये तो सभी एडमिट करेंगे कि ये एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वगैरह
ये नहीं लेके आए। अब जब आए भी सही तो फिर इतने क्योंकि मसाइल थे, तो उसी में ये जिसको इनडिसाइसिव कहते हैं वो हो गए कि IMF के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हालांकि कोई भी सेन आदमी था वो इनको यही कह रहा था कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और अगर मेरे जैसा आदमी होता, जिस तरह मैंने 2008 में किया था, तो मैं इस वक्त जो 15 नवंबर की जो मतलब IMF की बोर्ड मीटिंग थी उसमें वो प्रोग्राम अप्रूव करवा लिया होता मैंने, क्योंकि जो उन्होंने हमें कहना था, जो दवाइयाँ देनी थी वो तो हम पैसे खुद ही पी गए हैं। हमने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, हमने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ा दी, तो ये तो हमने वैसे ही कर दिया। तो फिर और रह क्या गया? तो उसी वक्त अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती। अब जहाँ तक ये एमनेस्टी जो है, एमनेस्टी का भी एक मकसद है, और मकसद यही है कि जो आप मॉप अप करें, जो आपकी ब्लैक इकॉनमी है उसको वाइट करें, ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी पहिया चले इकॉनमी का। लेकिन इसमें इनको एहतियात करनी पड़ेगी कि ये सिर्फ अगर इसीलिए कर रहे हैं कि मॉप अप करें ब्लैक इकॉनमी को, और उसके बाद ये ना करें इसको कि बेसिकली इसके साथ साथ जो मेन चीज़ करनी चाहिए कि यार वो क्या वजूहत हैं जो ब्लैक इकॉनमी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल्स बंद करने चाहिए इनको, जिसके बीच में रियल इस्टेट है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें ये इन्होंने थ्रेश होल्ड इनकम का बढ़ा दिया था फाइलर्स के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको जब तक होलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे और इन चीज़ों को, इन होल्स को क्लोज़ नहीं करेंगे, फिर चंद सालों के बाद वो फिर एक ब्लैक इकॉनमी खड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में सोच समझ के इसको करना चाहिए, लोगों से मशवरा करके करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये जो अनसर्टेनिटी है वो मतलब इसलिए कि एक रोड मैप जो है, लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक रोड मैप जो है, डिटेल्ड रोड मैप उनके सामने आए। तो ये मेरे ख्याल में IMF जाने से पहले असद उमर साहब ने एक मतलब रोड मैप तो ज़रा दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल में 30,000 फीट वाला रोड मैप था। उसकी डिटेलिंग अभी इनको करनी चाहिए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि इस हुकूमत को मालूम है कि हमने आगे कैसे चलना है, और वो क्या ऐसी इक़दामात करने वाले हैं जिससे कि इकॉनमी सुधर जाएगी। आज नहीं सुधरेगी तो 6, 9 महीने, 12 महीने में, 18 महीने में सुधर जाएगी। सर, आप साबिक वज़ीर ख़जाना तो हैं, मगर एक बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन क्यों इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल का अब भी शिकार हैं? ज़ाहिर अब टर्म्स अपने अपने यूज़ करते हैं, ये कभी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ में चीज़ें समझाने लगते हैं, कभी मईशत को एक मरीज़ बना देते हैं। अब कह रहे हैं कि ICU में थी, जनरल वार्ड में ले आए हैं। असद उमर साहब ने कहा, रेवेन्यू मिनिस्टर हमाद ज़रा साहब हैं जो अपनी परफॉर्मेंस तो बता नहीं रहे कि रेवेन्यू का इतना बुरा हाल है, जो असद उमर साहब कहते हैं वो कॉपी पेस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट करना शुरू कर देते हैं हमाद ज़रा साहब। तो जब ये कह रहे हैं कि जनरल वार्ड में आ गई है, तो फिर भी बिजनेसमैन क्यों इस वक्त इतनी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, मईशत के ऊपर अनसर्टेनिटी का शिकार है? तो वो जो मैंने कहा, देखें जी, असद उमर साहब माशाल्लाह बड़े ज़हीन और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उनको वैसे थोड़ा सा मशवरा मेरा ये होगा कि ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना फाइनेंस में, वो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज़रा थोड़ी सी तासुर जो है गलत पैदा होता है। हालांकि उनका मकसद तो कुछ और था कहने का, लेकिन क्लियरली मैंने जिस तरह कहा कि एक रोड मैप जो है ऐसा जो कि बिज़नेस कम्युनिटी समझे। आप जो ऐसी चीज़ कह देते हैं इस किस्म के, जिस तरह इन्होंने ICU वगैरह की बात की, वो नहीं समझेगी। वो ये समझेगी कि आप फिस्कल मेजर्स क्या ले रहे हैं, आप अभी इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव होने के लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि करंट अकाउंट आपका जो है वो कम हो जाए। आप जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, इसको ठीक करने में क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं, आप हाउसिंग की तरफ कैसे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कैसे ठीक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको एक डिटेल्ड प्लान जो है वो अभी 8-9 महीने आपको हो चुके हैं यार। ये तो आपको पहले दिन से करना चाहिए था, लेकिन अभी तो करें ना कम से कम। इसलिए जब वो नहीं होता और बिज़नेस कम्युनिटी को फिर ये समझ नहीं आती कि भाई ये ICU से वार्ड में कैसे आए हैं और फिर उसके बाद कैसे जाएंगे, तो वो फिर थोड़ी घबराहट होती है। मगर साथ ही बताइएगा कि आप, क्योंकि खुद फिर मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना, जब इतने बड़े बड़े फ़ैसले हुए और उसके बाद उन फैसलों में रद्दोबदल हुआ, कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, बाद में तब्दीली हो गई, तो आप समझते हैं कि सिर्फ मुआशी टीम पर ये सारी की सारी जिम्मेदारी डाली जा सकती है फाइनेंस मिनिस्टर पर, या ये अगर तब्दील हुई हैं बातें, IMF के पास जाना, एमनेस्टी लाना, फैसले साजी में,
सिर्फ उन पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर मुआशी टीम पर तब्दीली के हवाले से अफवाहें गर्म हैं, हुकूमत क्लेरिफाई करती है, मगर नहीं फिर भी ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप समझते सिर्फ उन पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है? नहीं, देखिए जी, होती तो पूरी हुकूमत ही जिम्मेदार है, लेकिन इनिशिएशन जो है, जो जिसको आप कहते हैं फोकल पॉइंट जो है इन सारी चीज़ों का, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो 60 से 70% हुकूमत का एक मतलब वो है, मतलब उसका वजूद जो है वो 60 से 70% है। हर जो इशू है उसके थ्रू जाता है, हर जो जिसको कहते हैं सड़क जो है उसके थ्रू गुजरती है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ज़्यादा इसका ज़ाहिर बोझ उठाना पड़ रहा है। और ये चीज़ें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे ख्याल में उन्होंने तरदीद कर दी है इस चीज़ की कि कोई चेंज हो रहा है, लेकिन इस किस्म की अफवाहें जो हैं वो अच्छी नहीं होती, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो इससे मजबूत नहीं होता, कमज़ोर होता है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे, ज़ाहिर है जब एमनेस्टी स्कीम आ रही हो, IMF के साथ पाकिस्तान प्रोग्राम में दाखिल हो रहा हो, अगला बजट आना है, उस वक्त इस किस्म की खबरें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस शेक करती हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हमजा शहबाज और नैब के दरमियान जो मामला है, या शहबाज शरीफ फैमिली और नैब के दरमियान मामला है, अदालत पहुँच गया है। जो गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे हमजा शहबाज की, उस पर तौहीन अदालत के मुकदमा दायर करने जा रहा है शरीफ खानदान, और अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है। नैब को तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसके बाद। पंजाब असेंबली के ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और नैब के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। नया तनाज़ा नैब की तरफ से हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश में नाकामी के बाद शुरू हुआ, और अब यह मामला अदालत में पहुंच गया है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ का दावा है और मौक़िफ़ है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नैब ने बगैर इतला के गिरफ्तार करने की कोशिश करके तौहीन अदालत की है। हमजा शहबाज ने अपने घर पर छापे के खिलाफ डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर नैब लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसकी आज समाअत भी हुई, जिस पर अदालत ने नैब हुकाम से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया है और दोनों अफसरान से 25 अप्रैल तक वजाहत तलब कर ली है। अब ये बहुत अहम मामला है, देखना होगा कि नैब के आला हुकाम अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हमजा शहबाज ने नैब हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि DG नैब और डिप्टी डायरेक्टर नैब ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अदालती हुक्म के बावजूद मेरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। अदालत DG नैब शहजाद सलीम और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। नैब हुकाम को इस पूरे मामले पर 25 अप्रैल को अपना जवाब जमा कराना है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की आमदी से ज़ायद असासे और साफ पानी केस में अबूरी जमानत आज ख़त्म हो रही थी, जिसके पेश नज़र उन्होंने एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की जमानत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तीनों केसेस में रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी हैं। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने एतराज़ उठाया कि हमें जवाब की कॉपियाँ मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की गई, जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए। वकील अमजद परवेज़ ने मजीद कहा कि नैब के जवाब के कुछ सफ़हात नहीं हैं, जबकि जवाब की नकूल पढ़ने के काबिल नहीं है। नैब के जवाब पर हमजा शहबाज से मुशावरत करनी है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत 25 अप्रैल तक के लिए उसमें तौसी कर दी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची में एक और बच्चा मुबैना तौर पर पुलिस की गोली का निशाना बना है, और इस वाक़े से पुलिस और सिंध हुकूमत के इख्तलाफात जो पहले ही नज़र आ रहे थे वाज़े तौर पर सामने आ गए। इस वाक़े की आड़ में सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा पुलिस पर तनकीद कर रही है। मामला सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस खुद ही एक्शन लेगी, इसलिए कि पुलिस इंडिपेंडेंट है, कर लेती है। लेकिन अफसोस ये कि हाँ TV टिकट्स तक तो वो एक्शन हुआ, लेकिन जब आज मैंने पता कि भाई वो एक्शन की मुझे कॉपी दो क्या किया है, तो आज की तारीख में एक ख़त दिया उन्होंने। एक कानून बना दिया गया था कि अब पुलिस के अफेयर्स में सिंध हुकूमत के किसी भी वज़ीर का, किसी भी लेवल के वज़ीर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है वो अब चल नहीं सकेगा, और उसका तरीक़ाकार हमने आइन और उस कानून के दायरे में रहते हुए देख लिया है। 7-8 वाक़यात हुए पिछले दिनों में, और ये एक भी ऐसा वाक़या उसके बाद हमने ही बुला के उनसे कहा था कि भाई आप ये हेवी वेपन्स छोड़ें। कल के वाक़े की अभी तक तो मुझे पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं दी है कोई भी। मैं खुद ही उनसे मालूम करता रहा हूँ, लेकिन ये चल नहीं सकता अब ज़्यादा ये बात। कराची में कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस में पहले से मौजूद तनाज़ा
मजीद बढ़ गया है। इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई है। कराची में कल रात मुबैना तौर पर पुलिस और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में आकर 1.5 साला बच्चा मोहम्मद एहसन जा बहक हो गया। इस वाक़े के बाद बच्चे के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो लोग रिक्शे में जा रहे थे कि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और एक गोली एहसन के सीने पर लग गई, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सका। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है। पुलिस का कहना है कि शहरी की निशानदही पर पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस का मौक़िफ़ है कि बच्चे को किसकी गोली लगी अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर सूरत हाल वाज़े होगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है और 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई है। जाबाग बच्चे के अहले खाना से मुलाकात के बाद कराची पुलिस ने चीफ ने मीडिया से बात की। बच्चे के दादा ने जो बात की वो पुलिस के वर्जन के अगेंस्ट है। क्या हो रहा था इधर अभी? बिल्कुल कोताही है और जो हुई है हम उन जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ है। इसमें भी हम इसमें कोई आर्गूमेंट करना ही नहीं चाहते कि जी पुलिस ने सही किया, गलत किया। जिसने भी किया अगर यही हक़ाइक़ है कि पुलिस ने गोलियों से लगे तो बिल्कुल गलत हुआ, जिसके लिए मैं कह चुका हूँ। हम माफी आपस में लड़ रहे थे, वो गोलियों को लगी है, फिर भी वो जो है ना ये गुजारिश है, ये बातें सारी ना आपके एतमाद के हमने बंदे दिए, तफ्तीश में आएंगी। इस वाक़े के बाद पुलिस एक बार फिर से तनकीद की जद में आ गई है, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं जिसमें मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकारों की गोलियों का निशाना मासूम शहरी बने। हुजूम में गोली चला दी जाती है। पहले वेपन्स का मसला था कि हथियार बड़े होते हैं, फिर ये मसला है कि पुलिस की ट्रेनिंग कैसी है कि जहाँ शहरी मौजूद हों वहाँ पर इस तरह फायरिंग कर दी जाती है। इस वाक़े के बाद एक बार फिर से वज़ीर आला सिंध ने पुलिस पर तनकीद की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस से रिपोर्ट मांग रहा हूँ, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे। सिंध पुलिस पहले ही कह रही है कि हमारी पुलिस मामलात में चलती नहीं है। सिंध हुकूमत पर माजी में ये तनकीद रही है कि जब आपकी पुलिस मामलात में चलती रही है, बाकायदा चलती रही है, तो कराची का जो हाल था, जिस तरीके से MQM और आप इत्तेहादी थे, उस वक्त सिंध पुलिस ने क्या कर लिया था, बल्कि कराची के हालात और ज़्यादा बुरे थे। आज IG सिंध कलीम इमाम ने भी मीडिया से बात की और कहा कि कल के वाक़े पर अफसोस है, हम चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो। पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत है। वज़ीर आला की सिंध पुलिस पर तनकीद के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। पुलिस की तरफ से बार बार ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से पुलिस पर तनकीद हो रही है। सिंध हुकूमत का पुलिस से पहले से इख्तलाफात है, वो इन वाक़यात के बाद और ज़्यादा तनकीद कर रही है। बुगत अवाम रहे हैं और उनके साथ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। सारी की सारी लड़ाई में पुलिस का वर्जन हम मालूम करना चाहते थे। IG सिंध को हमने शो में दावत दी, वो नहीं आए। एडिशनल IG को भी शो में बुलाया, वो भी नहीं आया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह।